आज के कार्यक्रम में उपस्थित परम सम्मानीय बलकर सर, भौतिक शास्त्र विभाग, कृषि विभाग के समन्वयक जो है राम सर और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो समन्वयक हैं मधुसूदन तंबोली सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी रुपेश सर और आप लोग राष्ट्रीय सेवा योजना के जितने सब सदस्य हैं, कुछ उनके जो सीनियर बच्चे होंगे वो सब अभी मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बालिका दिवस मनाया जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय हमने मना लिया और दूसरा नहीं राष्ट्रीय मना लिया और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। मैं जो चाहती हूँ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को भव्य रूप में मनाया जाए। आज से हम ये कहते हैं कि हम तंबोली सर से अनुरोध करते हैं कि हम इसको औपचारिक रूप नहीं बल्कि बालिका दिवस है तो भव्य बनाए, राष्ट्रीय को मनाएंगे क्योंकि ऐसे भी क्या है हमारी बालिकाएं उपेक्षित तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो नारीवादी विचारक को लोग कहते हैं कि स्त्रियां दोयम दर्जे की है और बहुत सारा नारी जागरूकता को लेकर के आंदोलन हुए, शिक्षा की व्यवस्था की गई आगे बढ़ने के लिए और फिर नारी सशक्तिकरण की आवाज उठी कि नारी की स्थिति कैसे सुधरेगी जब उसकी स्थिति को सशक्त किया जाएगा। और नारी सशक्तिकरण का अर्थ क्या होता है? हमको ऐसा लगता है कि नारी खाली नौकरी कर ले या समाज के बाहर आ जाए या उसको बोलने की आज़ादी मिल जाए, घूमने की आज़ादी मिल जाए या कैसे भी बाल बनाने के और कैसे भी कपड़ा पहनने के, नारी सशक्तिकरण नहीं है। सशक्तिकरण का मतलब होता है हम लोगों को एक दिशाहीन हो रहे हैं नारियां, इसलिए दिशाहीन हो रहे कि हमको लगता है कि कुछ भी पहनना, कुछ भी खाना, कहीं घूमना यही आज़ादी, ये आज़ादी नहीं है। नारियों को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैचारिक आज़ादी के होना जरूरी है और उसके लिए हमको चिंतन करना होगा। दो प्रकार की नारी समाज से हमारा पाला पड़ रहा है, एक पाश्चात्य विंग है और एक भारतीय वुमेन विंग है और हमारा जो विचारधारा पाश्चात्य का कभी एक साथ मिल भी नहीं सकता, क्योंकि उनके भाषा, संस्कृति, आचार, विचार, धर्म, साहित्य, नैतिकता, कला, उनकी परंपराएं, उनकी रूढ़ियां बिल्कुल अलग है और हमारे देश की जो मूल व्यवस्थाएं हैं, जो परंपरा है, जो रीति रिवाज है वो बिल्कुल अलग है। तो किसी भी देश और समाज का विकास वहाँ की कार्य प्रणालियाँ को, वहाँ की पद्धतियों को, वहाँ के रीति रिवाज को, वहाँ के मूल्य और प्रतिमान को उपेक्षित करके नहीं हो सकता। ये आप ध्यान रखेंगे ना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि विवाह नामक जो संस्था है पूरे विश्व में है। विवाह नामक संस्था का अर्थ क्या होता है कि जब दो विषम लिंगी माने स्त्री या पुरुष एक दूसरे के साथ चाहे धार्मिक मान्यता के आधार पर या सामाजिक मान्यता के आधार पर या कानूनी मान्यता के आधार पर एक दूसरे के साथ रहते हैं और परिवार नामक संस्था को जन्म देते हैं तो उसे कहा जाता है विवाह। विवाह कोई साधारण चीज नहीं है और विवाह कोई प्रेम भी नहीं है। जैसे हम लोगों को लगता है ना कि बच्चों को, तुम लोग जहाँ पर लगता है कि विवाह माने हम जिसको पसंद करें, विवाह एक व्यवस्था है, वो कोई प्रेम व्यवस्था नहीं है। जिससे विवाह हो उसे जरूरी नहीं प्रेम होगा और जिससे प्रेम हो उसे विवाह नहीं होगा। और आज आप जिसको प्रेम कर रहे हैं करो आपसे उसके प्रति आपके मन में घृणा आ जाएगा, आपको लगेगा कि फालतू उसके चक्कर में फंस गई। इसीलिए वैवाहिक संस्था का जन्म हुआ और इसलिए कि विवाह एक व्यवस्था है जहाँ पर दो स्त्री पुरुष एक साथ तो मिलते ही है, उसके साथ दो परिवार मिलता है, दो रिश्तेदार बनते हैं और सामाजिक दोस्तों समुदाय मिलता है और एक दूसरे के साथ अनेकों प्रकार के रिश्ता में बन करके एक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। वो बेटी भी है, वो बहू भी बनती है, वो पत्नी भी बनती है, वो माँ भी बनती है और वो किसी के कोई उसकी चाची सास है, कोई मामी सास है, कोई बूढ़ी सास है, माने कितने सारे रिश्तों के साथ फिर वो किसी की मालकिन बन जाती है। इतने सारे भूमिका को उसको अदा करना पड़ेगा। अब लगेगा कि खाली जैसे पाश्चात्य तो क्या कर रहे हैं, पति पत्नी में पाए जाने वाले यौन संबंध का नाम विवाह एकदम गलत है। वो पाश्चात्य देश में चलेगा
स्त्री पुरुष विवाह कर लिए और हमारे यहाँ शारीरिक आवश्यकता को विवाह का उद्देश्य नहीं माना जाता। भारतीय समाज में विवाह को पवित्र धार्मिक संस्कार कहा गया है, जिसमें सबसे पहला उद्देश्य है धर्म की स्थापना। धर्म मतलब कर्तव्य। कोई आपको पूजा पाठ नहीं करे तो मंदिर में देखो, कर्तव्य जो कुल धर्म है, जो स्त्री को एक पत्नी के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में करती है। माँ जहाँ जाएगी और बेटी 9 बजे दिन को सो उठेगी तो माँ को ऑब्जेक्शन भी है, लेकिन वो बहू हो गई तो उसको उठना पड़ता है, ससुराल की व्यवस्था। और बहू तो के रूप में ले दे के उठेगी रोग आके, लेकिन जब वो माँ बन जाती है बिना किसी की उठाए हो जाती है। जैसे ही किसी लड़की का यदि बच्चा पैदा हुआ तो ऐसा संसार में कोई स्त्री नहीं जो सोएगी। वो रात में 3 बार 4 बार अपने आप उठती है कि मेरे बच्चा का बिस्तर गीला तो नहीं हो गया, मेरे बच्चे को भूख तो नहीं लग रही है। वहाँ पर वो ऑनलाइन रह करके इसमें मोबाइल में 9 बजे तक नहीं सोती है क्योंकि माँ बन गई है, माँ भी की भूमिका में है। मतलब हमारी भूमिकाएं बदल रही है ना, तो हम यदि इस भूमिका को अदा नहीं करेंगे तो समाज का विकास नहीं होगा। ये नारी सशक्तिकरण का मतलब होता है जब कोई भी स्त्री पारिवारिक रूप से, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी निर्णय को स्व विचार से या अपनी स्व विवेक से लेने की क्षमता प्राप्त कर लेती, उसी को कहते हैं महिला सशक्तिकरण। कोई भी कार्य हो, जब महिला अपने स्व विवेक से निर्णय लेने के लिए सक्षम है तो उसको हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो आप लोग ये ध्यान रखिए कि महिला सशक्तिकरण का मतलब कुछ भी पहनना नहीं। आप कुछ भी पहन सकते हो, आपकी जो पसंद है, जो भारत में चल रहा है वो ड्रेस पहन सकते हो, या आप पाश्चात्य भी बनते हैं तो आपका जो विवाह होगा वो पवित्र धार्मिक संस्कार माना जाएगा, जिसमें स्त्री किसी के साथ विवाह करती तो तब तक वो सेकंड मैरिज नहीं कर सकती जब तक पहले के साथ उसका या तो तलाक ना हो जाए या उसकी मृत्यु ना हो जाए। ये कानून ने भी जोड़ा ना, पहले ऐसा भी नहीं था। 1955 के पहले जब हिंदू विशेष विवाह अधिनियम नहीं बना था तो ये व्यवस्था थी कि कोई भी स्त्री या पुरुष का संबंध 7 जन्मों का संबंध है। जो आदमी तो चलाएगा ना, भैया 7 जन्मों तक साथ रहना है तो इसी जन्मों को रोज होकर निकाले काहे लड़ेंगे। तो बच्चे यतीम भी नहीं होते थे। भैया यदि स्त्री पुरुष लड़ता है तो उसका बच्चा अनाथ होगा ना, या तो माँ के पास रहेगा या पिता के पास रहेगा। माँ के